जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद हैं, क्योंकि 70 से अधिक विजिट्स नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने किया है। उनमें से 50 से भी अधिक विजिट असम में किया है। असम में एक हमेशा से एक नाराजगी थी कि मनमोहन सिंह राज्यसभा से असम से चुने जाते थे, लेकिन फिर भी असम में एक नेग्लिजेंस या नॉर्थ ईस्ट में एक नेग्लिजेंस था पिछले सरकारों में। तो नरेंद्र मोदी का 70 से भी अधिक जो विजिट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया है, और 300 से अधिक यूनियन मिनिस्टर्स, विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, यूनियन नेशनल हाईवे हो गया, पावर हो गया, फाइनेंस हो गया, अधिक 300 से अधिक विजिट नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट का जो मेन फोकस था, जो अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता था, कि कनेक्टिविटी और पीस, हम्म। कनेक्टिविटी और पीस में जो है बहुत काम किया गया था। कनेक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि धौला सदिया जो पुल बनाया था, जिसके कारण हम आज हम टैंक्स और हमारा जो कनेक्टिविटी है अरुणाचल के साथ बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरी बात है पीस। पीस क्योंकि जो सबसे एक एक खतरनाक जो एक जी। इंसर्जेंट ग्रुप था, ये सबसे एक जो पावरफुल ग्रुप था, इंसर्जेंट ग्रुप जो उल्फा कहा जाता था, उनके साथ भी सी पीस समझौता हुआ था स्वयं दिल्ली में। अमित शाह के जो होम पूर्वोत्तर के मिनिस्टर उनके राज्यों साथ में हुआ था। इंफ्रा का डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और वहाँ से दिल्ली को जोड़ने और बार बार प्रधानमंत्री होने के नाते भी यात्राएं करने के चलते नॉर्थ ईस्ट का एक खास जुड़ाव नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी और अपने साथ रखा है, और वो बार बार नतीजों में तब्दील होता हुआ सा दिखता है। और इस बार भी जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें इशारा मिलता है इस बात का। आलोक जी, जी, एक सवाल मेरा आपसे है, और हमारे सवाल तो कई हैं, लेकिन इस बार का चुनाव 3 मायनों में मुझे लगता है कि अहम है। पहला, नरेंद्र मोदी का अब पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं, वो अजेय नेता हैं। दूसरा कि बीजेपी पहली बार समूचे हिंदुस्तान में अपनी जीत की उपस्थिति दर्ज कराएगी, क्योंकि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी बीजेपी को सीटें मिलती हुई सी दिख रही हैं। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, उसके मुकाबले में जो स्थानीय नेता रहे, वो धीरे धीरे वो छोटे होते चले जाएंगे, चाहे किसी भी राज्य में हो, वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, नवीन पटनायक हों, चाहे किसी दूसरे राज्य में दूसरे नेता हो, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की भी बात मैं कर रहा हूँ। यह जो प्रभाव नरेंद्र मोदी का इस तरीके से दिख रहा है, अगले 5 वर्षों में अगर उनका ग्रोथ रेट ऐसा ही रहा है, लोकप्रियता ऐसी ही रही, और सरकार उनकी लोगों की उम्मीदों पर ऐसे ही खरा उतरती रही, तो आप कैसे देखते हैं? राणा जी, पहली बात पूर्वोत्तर को लेकर मैं ये भी कहूँगा कि किरण रिजिजू जी को भी योगदान को आप कम मत आंकिए। ये ठीक है, हेमंत बिस्वा का है, लेकिन उससे पहले से जिस तरह से बीजेपी ने किरण रिजिजू जी पर काम किया, या आरएसएस ने पूर्वोत्तर में काम किया। आरएसएस मतलब मोदी जी हो सकता है सरसंघ चालक होते और मोहन भागवत प्रधानमंत्री होते, ये आप अंतर समझ लीजिए। बार बार ये कहा जाता है कि संघ ने इस बार सहयोग नहीं किया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जेपी नड्डा ने जब साफ साफ कहा अब हमें संघ की, मतलब उनके काफ़ी वर्कर एक 10 साल में तो वो भी तो उनकी उम्र बढ़ गई, वो लोग बीजेपी में ही शामिल हो गए। आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री आरएसएस के वजह से उनको बनाया गया है। तो ये कहना एक बड़ा कारण ये है कि आपने जो सवाल किया, नरेंद्र मोदी और संघ एक होकर के जो रणनीति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब सारे भारतीय, 98% मुस्लिम भी हमारे, 98% जो लोग भारत में पैदा हुए मुस्लिम, वो भारतीय हैं, वो चाहे नमाज पढ़ें या चर्च जाएं या गुरुद्वारा जाएं, कहीं जाएं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उस दिशा में नरेंद्र मोदी अपना टारगेट अरविंद पूरा जी कर। हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, हमने देश के सभी हिस्सों पर चर्चा कर ली है, लेकिन अगर जो एग्जिट पोल हमारा दिखाई दे रहा है 371 सीटों पर, क्या मान रहे हैं, क्या ये सटीक है? क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल अगर एक हाथ नहीं, किसी मैं को तो कहूँगा छोड़ अरविंद दिया जी, जाए। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ। अगर यही सरकार आती है, नतीजे इसी के आसपास रहते हैं, तो फिर भारतीय राजनीति को और जो जनमत हिंदुस्तान का है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये नतीजे आते हैं तो बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी से इस कैजुअल ढंग से नहीं लड़ा जा सकता, और नरेंद्र मोदी से ही नहीं, इस बीजेपी से भी इस कैजुअल ढंग से नहीं लड़ा जा सकता कि आप एक अलायंस बनाने की कोशिश करिए, फिर अगले दिन विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो जाइए, फिर आपका एक आदमी जो संयोजक बनने वाला है वो भाग के दूसरी तरफ चला जाए। एक तो पहली चीज़ ये। दूसरा, पार्टियों के अंदर भी अगर आप देखेंगे, हम राहुल गांधी की शिकायत करें, तारीफ करें, लेकिन वही घूमते रहे हैं
और उनके पीछे न कांग्रेस घूमी है न विपक्ष घूमा है, और विपक्ष के सारे बाकी लोग भी, उनका भी कोई राजनीतिक कर्तव्य किसी मसले पे है, ये तभी दिखाई देता है जब उनकी बिरादरी का और उनके इलाके का कोई मसला आता है। अदरवाइज मुंह खोलना भी वो लोग उचित नहीं समझते हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज गिने जाते हैं विपक्ष के और राज्यों के, वो नेशनल इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे मुंह खोलना भी नहीं चाहते। तो नरेंद्र मोदी से या इस बीजेपी से लड़ना भी एक बड़ा भारी काम है। अगर रिजल्ट आते और हैं कांग्रेस को लेकर जो प्रशांत किशोर की सलाह है, शायद उस पर भी विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी को अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए, जैसे दिग्विजय सिंह ने मनोज, नहीं, लेकिन उनसे अलावा जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से और बड़ा भी बदतर फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी के कौशल को, उनकी पार्टी के काम करने के तौर तरीके को, उनके सरकार के काम करने के तौर तरीके, डिलीवरी को अगर आप कैजुअली लेते हैं तो फिर आप उसके मुकाबले में कहीं ठहर नहीं सकते हैं। फिर भारत की राजनीति में आपका खड़ा होना और अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाना आसान नहीं है, नामुमकिन सा है। तो यह एग्जिट पोल जो D-Dawnways इंडिया न्यूज़ का है, हमने आपको दिखाया, और एग्जिट पोल कहता है कि 371 सीटें एनडीए के हिस्से में आ सकती हैं, 125 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है और 47 सीटें दूसरों के हिस्से में जा सकती हैं। तो अब इस एग्जिट पोल को लेकर के हम कल फिर से चर्चा में आएंगे और इस बात की चर्चा होगी कि इस देश की राजनीति, इस देश का जनमानस, इस देश के सवाल, नारे, नैरेटिव्स, झगड़े, लफड़े, उसको जनता कैसे देखती है और फिर जाकर के वो अपना वोट, अपना मत, अपना फैसला कहाँ देती है। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और हमें अब दीजिए विदा। नमस्कार।